तो आज से हम जेपीएससी मेंस का पेपर 4 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर कर लिया है और आज पेपर 4 का सेक्शन ए का हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है हमारा आज का टॉपिक। इसका इंट्रोडक्शन, इसमें भी हम वैसे सिनॉप्सिस के थ्रू देखेंगे। तो पहला इसमें है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को हम कैसे बताएंगे, तो अब मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस तरीके से मैंने वर्ड में लिखा है, मैंने सेंटेंस नहीं बनाया है और मैं आपको सेंटेंस में समझा देती हूँ और आप उसे अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्योंकि वर्ड याद करना ईजी होता है और सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस याद करना मुश्किल होता है, हम भूल जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन मतलब इसमें हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। इस लाइन को हम ऐसे फॉर्म करेंगे। दूसरा है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, समरी है और एसेंस है। इसको ऐसे बता देना कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, समरी और एसेंस है। ये 3 लाइन में आप इसको लिख सकते हो, ये 3 वर्ड को। फिर एन पालखी वाला ने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसको ऐसे लिखना कि प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। और इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वर्ड फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा यूज किया गया था। ये डेट भी डालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। और इसको 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो आपको ये डेट भी मेंशन करना है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इतना काफ़ी है। ठीक है, और क्लियर भी है, प्रिसाइज भी है। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल में क्या डालोगे? इसको एज इट इज़ उठा के डाल देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एज इट इज़ टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना। इसमें कुछ भी काटना छाटना नहीं है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पॉइंट में, टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स आएगा 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, तो इसमें पहला क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी मैंने पॉइंट में लिखा है, बाकी मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लिखना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को किससे ड्राइव करता है? पीपल ऑफ इंडिया से। फिर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इस सेकंड कंपोनेंट है प्रीएम्बल का। तो इसमें आप क्या बता देना? इसमें सॉवरिन, सोशलिस्ट और क्या था? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये चारों क्या है? ये नेचर है। ये चारों नेचर है इंडियन स्टेट के। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसके अंदर में क्या डाल देना? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों जो हो गए इसका कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब फोर्थ पॉइंट में है डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन आपको ये डाल देना है, 6 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो यही 4 क्या है? कंपोनेंट है प्रीएम्बल के। गॉट इट? चलो, अब नेक्स्ट है की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। अब की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल में क्या है? अभी जो हमने देखा, नेचर देखा था और जो हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव और नेचर, वो जो है 4 वो चारों की वर्ड्स हो गए प्रीएम्बल के, जैसे सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब जो है की वर्ड्स हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? सॉवरिन। अब सॉवरिन को कैसे डिफाइन करोगे? तो सॉवरिन को बता देना कि इंडिया क्या है? इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, इंडिया कोई डिपेंडेंट या फिर डोमिनियन स्टेट नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट स्टेट है। और कब ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से इंडिपेंडेंट स्टेट है और उसी दिन डिक्लेयर हुआ था। उसके पहले इंडिया क्या था? उसके पहले ब्रिटिश डोमिनियन था, जिसे 1947 से 50 तक ये डोमिनियन था। और 1947 से पहले क्या था?
कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था, फिर ब्रिटिश डोमिनियन बना, उसके बाद सॉवरिन बना 26 जनवरी 1950 को। तो इंडिपेंडेंट स्टेट होने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने अफेयर्स को, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसको फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। यही हुआ सॉवरिन का मतलब। और वह किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकता है और अपनी टेरिटरी को सौंप भी सकता है किसी और फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन कंट्री को। ठीक है, ये हो गया सॉवरिन के बारे में, दैट इज़ ऑल अबाउट सॉवरिन। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में क्या बताना है, तो इसमें आप बता देना कि इसमें सोशलिज्म का टाइप्स बता देना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, एक हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक हो गया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को सिर्फ डिफाइन कर देना कि इसमें जो होता क्या है कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का ही पूरी तरीके से उसमें कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल मतलब ऐसा जो कंट्री है जो कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वाली कंट्री है, वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश नहीं कर सकता है। अब दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स को एग्जिस्ट, दोनों एक साथ फ्लोरिश भी करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या होता है, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिजीज को और इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। ये है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, ये जरूर डालना कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या होता है, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। फिर नेक्स्ट में बता देना कि इंडियन सोशलिज्म क्या है, वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म, ये दोनों को मिला करके बना हुआ है। मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों को मिलाएंगे तो इंडियन सोशलिज्म बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सोशलिज्म है, इंडियन सोशलिज्म, वो 1991 के बाद डाइल्यूट हुआ जब इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये सब जब इंट्रोड्यूस हुई तब सोशलिस्ट जो क्रेडेंशियल्स है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हुई। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोशलिस्ट, गॉट इट। नेक्स्ट है सेकुलर। अब सेकुलर, हाँ, अब देखो सेकुलर में बताने के पहले मैं एक चीज़ बता दूंगी कि जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो इसमें इस लाइन का मतलब है कि इस एक्ट के तहत, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेकुलर वर्ड को इसमें शामिल किया गया। तो ये जो एक्ट हुआ था तो इसमें सेकुलर ही नहीं, 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे, 2000 सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड शामिल किए गए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकुलर। अब सेकुलर में पहला पॉइंट बता देना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको शामिल किया गया था। और सेकुलर का मीनिंग क्या होता है कि मतलब कोई भी कंट्री अगर सेकुलर कब कहलाएगी, जब उसके अंदर सारे जो रिलीजन है उस स्टेट के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल सपोर्ट मिले, मतलब वो कंट्री सेकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक 2 वर्ड से बना हुआ है, डेमोज एंड क्रेटिया। डेमोज का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इज पीपल रूल और रूल ऑफ पीपल। ठीक है, अब देयर इज 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मेंशन हियर, फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, जो पीपल होते हैं ना वो डायरेक्टली, या फिर पीपल जो होते हैं ना वहाँ के सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल डाल देना। और देयर आर 4 डिवाइसेज इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। और सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसमें पीपल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पीपल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इज ऑफ 2 टाइप्स, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अब जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये इतना बताने के बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट, इसको ऐड करना कि बी आर अम्बेडकर ने नवंबर 25, 1949 को क्या कहा था कि, एक मिनट, हाँ, इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक इसका आधार क्या हो, सोशल डेमोक्रेसी हो। मतलब सोशल डेमोक्रेसी अगर फाउंडेशन है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और
ख़त्म नहीं होगी, वो चलते रहेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने सोशल डेमोक्रेसी को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों को ऐड कर दोगे तो सोशल डेमोक्रेसी बन जाएगा। क्लियर? तो इतना बता देना काफ़ी है डेमोक्रेटिक के बारे में। अब नेक्स्ट है रिपब्लिक। नेक्स्ट है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में क्या बताओगे? तो इसमें बताना कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, एक मोनार्की और एक रिपब्लिक। अब मोनार्की जो है इसमें क्या होता है, किंग और क्वीन का जो रूल होता है वो मोनार्की होती है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरिडिटरी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल में इसमें डाल देना ब्रिटेन। अब रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फिक्स्ड पीरियड के लिए। अब इसमें एग्जाम्पल यूएस से। अब आगे देखो, आगे इसमें ऐड कर देना कि जो इंडिया है, प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल कहता है कि इंडिया में, द प्रियम्बल सेज कि इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। इंडिया का जो इलेक्टेड हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है 5 years के लिए। गॉट इट? दैट इज ऑल अबाउट रिपब्लिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिस। तो इसमें क्या देखेंगे, 3 types ऑफ जस्टिस वी कैन सी हियर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस में क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट सभी सिटीजन को मिलना। इक्वल ट्रीटमेंट माना कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स के आधार पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज सोशल जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब ये ना हो कि मतलब असमानता ना नहीं होनी चाहिए। धन, चाहे वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, इनकम हो, इन सब में इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और इकोनॉमिक जस्टिस का एम ही होना चाहिए कि इनइक्वलिटीज़ को एबोलिश करे। किस तरीके की इनइक्वलिटीज़? वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी की इनइक्वलिटीज़ को एबोलिश करना ही इकोनॉमिक जस्टिस का एम होता है। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है कि हर एक सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स माना पॉलिटिकल ऑफिसेज में इक्वल एक्सेस होना चाहिए और इक्वल वॉइस होना चाहिए। इक्वल एक्सेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि देखो, ये जो हमने सोशल जस्टिस देखा और इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों वर्ड लिए कहाँ से गए हैं? तो रशियन रेवोल्यूशन से इसको इंक्लूड किया गया है 1917 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब लिबर्टी। अब लिबर्टी के बारे में क्या बताओगे कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रेन या प्रतिबंध का न होना ही लिबर्टी कहलाता है। तो प्रीएम्बल हमारा सिक्योर करता है, किस चीज़ को सिक्योर करेगा? थॉट की लिबर्टी को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को और वर्शिप को। कैसे करेगा? तो फंडामेंटल राइट के थ्रू करेगा। तो लिबर्टी में एक तो डेफिनेशन बता देना, लिबर्टी का डेफिनेशन क्या है। दूसरा प्रीएम्बल के अनुसार क्या है कि प्रीएम्बल किस चीज़ को सिक्योर करता है और कैसे करता है। तो किसको करेगा? तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ को, वर्शिप को किसके थ्रू? तो फंडामेंटल राइट के थ्रू। ठीक है? उसके बाद लिबर्टी क्या होता है? वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के देखो कंपोनेंट तो कितने होते हैं? 3 हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिसमें लिबर्टी भी एक कंपोनेंट है, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं 1789 से 1799 में। गॉट इट? अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा इक्वलिटी। अब इक्वलिटी में क्या होगा कि मतलब प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, माना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इंडिविजुअल्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना या उनको प्रोवाइड करने का जो प्रोविज़न होता है, दैट इज़ इक्वलिटी। बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी इंडिविजुअल्स को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाना, दैट इज इक्वलिटी। और इक्वलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स, सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब जो सिविल है,
सिविल इक्वलिटी है, इसको फंडामेंटल राइट सिक्योर करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, वो सिविल इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल 14 to 18 बताया उसको भी मेंशन करना होगा, लेकिन यहाँ मैं आर्टिकल नहीं बताने जा रही। जब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे ना, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ मैं आर्टिकल बताऊँगी, आप वहाँ से उठा के यहाँ डाल देना। यहाँ सिर्फ जस्ट मैं मेंशन कर रही हूँ कि सिविल इक्वलिटी को फंडामेंटल राइट अपने आर्टिकल 14 से 18 के तहत इसको क्या करता है, सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो आर्टिकल 325 और 326 ये प्रोटेक्ट करेगा। फिर जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है इसको कौन करता है प्रोटेक्ट, तो डीपीएसपी करता है इसको प्रोटेक्ट। डीपीएसपी सिक्योर करता है आर्टिकल 39 के तहत। क्लियर। अब नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी में बता देना कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इज कॉल्ड फ्रैटर्निटी। अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता है। कैसे करता है, तो सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू, ये दोनों याद रखना। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो आर्टिकल 51A है वो प्रोटेक्ट करता है वीमेन की डिग्निटी को। तो ये सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल 51A, ये दोनों के तहत कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता है। ठीक है। आगे इसमें लिख देना कि प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है कि फ्रैटर्निटी दो बातों को श्योर करे। वो दो बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी और एक नेशन की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इन दो चीज़ों को फ्रैटर्निटी एश्योर करे अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल। और फ्रैटर्निटी का एम क्या होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन में आने वाले जो भी हैंड्रेंसेज हैं नेशनल इंटीग्रेशन में, उनको ओवरकम करना। जैसे कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कास्टिज्म हो गया, लिंग्विज्म हो गया, सिसनिज्म हो गया, इन सबको ख़त्म करना। क्लियर। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। इसमें क्या बताना है, इसमें पहला पॉइंट में डाल देना कि प्रीएम्बल क्या करता है, बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को बताता है, बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को। और सेकंड पॉइंट में अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि प्रीएम्बल होरोस्कोप है। और के.एम. मुंशी कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो आप ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, इन सब लाइन को लिखना होगा। मैं कुछ भी एक भी वर्ड या लाइन फालतू की नहीं बोल रही हूँ, इन सब से मेरी सारी लाइन से ही नोट्स बनेगा, अदर और कुछ अलग से नहीं नोट्स बनाना है। तो के.एम. मुंशी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल क्या है, होरोस्कोप है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पंडित ठाकुरदास भार्गवा। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोल है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। फिर अर्नेस्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है सर अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बताया कि प्रीएम्बल क्या है, की नोट है, कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट। अब नेक्स्ट है एम हिदायतुल्लाह ने क्या बताया था, ये चीफ जस्टिस थे इंडिया के। इन्होंने भी बताया ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी के पैटर्न को निर्धारित करता है। दैट इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है। तो प्रीएम्बल का स्टेटस को देखने के लिए हमें 3 केसेस को देखना पड़ेगा, बेरूबेरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस और यूनियन गवर्नमेंट वर्सेज LIC ऑफ इंडिया केस। तो आपको ये केस और केस का ईयर बिल्कुल याद रखना है। अब बेरूबेरी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था, इसके अनुसार क्या हुआ था, इस केस के बाद क्या डिक्लेयर हुआ था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेकंड केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, इसके बाद कोर्ट ने बताया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, इसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेज LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिक्लेयर किया कि प्रीएम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका स्टेटस क्या हो गया कि ये इंटीग्रल पार्ट है, या हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा अमेंडमेंट, ऑफ द प्रीएम्बल। अब इसमें हम लिखेंगे कि जो केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद ही तो डिक्लेयर हुआ ना कि प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसके पहले तो नहीं था। तो इसमें हम लिख देंगे कि आफ्टर केशवानंद भारती केस इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको अमेंड किया जा सकता है थ्रू आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का प्रावधान है, तो इसके तहत अब प्रीएम्बल को किया जा सकता है। तो इसीलिए 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत 3 न्यू वर्ड्स जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी हैं उनको प्रीएम्बल में इंक्लूड कर लिया गया। क्लियर? चलिए, दैट इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।